जय हिंद दोस्तों, कल्पाक्ष के इस YouTube चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल्पाक्ष अपना एक नया इनिशिएटिव आप लोगों के सामने लेके आया है 300 हार्ड चैलेंज, जिसमें हम आप लोगों को 30,000 एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाले हैं। इसी सीक्वेंस में आज चौथा दिन है और मैं आपके सामने ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आर रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो एस्टेरॉइड से रिलेटेड इसमें सही है, हमें उन पे विचार करना है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं, बिल्कुल सही बात है भैया है। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। The most of the asteroids are small, but some have diameter as large as 1000 किलोमीटर। तो ये बात भी सही है, पहली वाली बात भी सही है और दूसरी वाली बात भी सही है। कुछ एस्टेरॉइड्स ऐसे होते हैं जिनका जो डायमीटर होता है वो सेंटीमीटर से लेके किलोमीटर तक होता है। ये बात हम लोगों ने हमारी ऑफलाइन क्लासेस में देखी थी। द ऑर्बिट ऑफ एस्टेरॉइड्स लाइज बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। ये सरासर गलत बात है। यहां हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि यहां पे हमारा पड़ता है मार्स। आप अगर सिक्वेंशियल ऑर्डर देखोगे तो आपका पहले मर्क्यूरी पड़ता है, फिर वीनस पड़ता है, फिर अर्थ पड़ता है, फिर मार्स पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे आपका एस्टेरॉइड बेल्ट है, किसके बीच में? जुपिटर और मार्स के बीच में। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाती है। तो इसी के साथ में तीसरा जो स्टेटमेंट है हमारा वो गलत हो जाता है और यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें बाकी के दो स्टेटमेंट्स भी नहीं पता है तो हम तीसरे स्टेटमेंट की मदद से इन दोनों स्टेटमेंट्स को भी सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा आ रहा है, इसका मतलब ये इसको गलत कर देगा, ये तीसरा इसको गलत कर देगा, ये तीसरा इसको गलत कर देगा। इसका मतलब आंसर हमारा क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा सही है? द अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व वाला जो है ग्रह है। तो बिल्कुल गलत बात है भैया। आप लोग जानते हैं कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, दूसरी बात, द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिका। इट इज सिलिका। ये सिलिकॉन नहीं है, सिलिका है। ठीक है, आप लोगों को मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बताया था कि जब हम अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो इसको हम सियाल बोलते हैं, इसको हम सीमा बोलते हैं और नीचे वाले को नीफे बोलते हैं। तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि सिलिका जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट करता है पूरे अर्थ के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर कहना ज्यादा सही होगा। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। द सन कंटेन 75% मास ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोगों को पता है 99.8% कंटेन करता है। द डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। नहीं, 108 टाइम है, ये भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मैच लिस्ट। अब हमें लिस्ट को मैच करना है, सिलेक्ट द करेक्ट यूजिंग। ठीक है, तो पहली लिस्ट है उसको हमने दूसरी वाली लिस्ट से मैच करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे छोटा प्लैनेट सोलर सिस्टम का। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये प्लैनेट लिखना यहां सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्लूटो को जो है वो प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। अब तो आपको यहां पे हम इसकी जगह एक छोटी सी चीज ऐड कर देते हैं, स्मॉलेस्ट सेलेस्टियल बॉडी लिख देते हैं। यहाँ पे प्लैनेट की जगह मैं एक सीबी वर्ड लिख रहा हूं, सेलेस्टियल बॉडी। स्मॉलेस्ट सेलेस्टियल बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम की सबसे छोटी बॉडी क्या है? तो प्लूटो। आप लोगों को पता ही है, ड्वार्फ प्लैनेट है, क्योंकि 2006 में चेक रिपब्लिक कंट्री की जो कैपिटल है प्राग, वहां पे एक मीटिंग हुई थी IAU की, और उसने प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया था क्योंकि कुछ ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा था। वो कंडीशंस हमने हमारी ऑफलाइन क्लासेस में देखी थी। लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि लार्जेस्ट प्लेनेट आप लोगों को पता है कौन सा है, जुपिटर। जुपिटर जो है वो हमारा लार्जेस्ट
प्लेनेट है। प्लैनेट सेकंड फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम, दूसरे नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है सोलर सिस्टम में? तो आप लोगों को पता है कौन सा है, वीनस है। प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन, तो ये क्या है हमारा, मर्क्यूरी। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर हमारा क्या हो गया था, प्लूटो। दूसरे वाले का हमारा आंसर क्या हो गया था, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ए की जगह 4 है, उसके बाद में 3, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो यहां पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ये तरीका है हमारा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का, ऑप्शन को अरेंज करने का मैचिंग वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, डायमंड रिंग एक ऐसी घटना है, ठीक है, अब डायमंड रिंग के बारे में बताना है। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ अ टोटल सोलर इक्लिप्स, एट द एंड ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स, ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटली ट्रायल। अब ये पेरिफेरल रीजन भी हमने बहुत अच्छे से हमारे ऑफलाइन क्लासेस में देखा था कि भैया पेरिफेरल रीजन से कैसे जो है वो डायमंड रिंग कनेक्ट होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी पेरिफेरल रीजन्स वाले सेक्शन में, ज्योग्राफी में, जब हम यूनिवर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, केवल पूर्णता पथ के परिधीय क्षेत्रों में। ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था कि यहाँ पे हमारा शेडो बन रहा है, तो उस वाले रीजन को हमने डायमंड रिंग वाला सेक्शन बोला था। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर निर्देशित होती है। द टेल ऑफ अ कॉमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन बिकॉज द कॉमेट रोटेट्स अराउंड द सन, द लाइटर मास ऑफ द कॉमेट इज पुश्ड अवे ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोन। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है, धूमकेतु का हल्का द्रव्यमान केवल केंद्रापसारक बल के कारण दूर धकेल दिया जाता है। धूमकेतु घूमता है, धूमकेतु का हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में स्थित किसी तारे के द्वारा आकर्षित होता है। द कॉमेट रोटेट्स, द लाइटर मास ऑफ द कॉमेट इज अट्रैक्टेड बाय सम स्टार सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर एक रेडियल दबाव डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर हो जाती है। ठीक है, द रेडिएशन एमिटेड बाय द सन exerts a radial pressure on the comet, throwing its tail away from the sun. The tail of the comet always exists in the same orientation. धूमकेतु की पूंछ हमेशा एक ही अभिविन्यास में मौजूद होती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द कॉमेट रोटेट्स अराउंड द सन। कॉमेट क्या होता है, तो कॉमेट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो डस्ट और गैस से मिलकर बनी होती है, जो सन के पास आती है तो उसके अंदर एक फायर आ जाती है और जिसके थ्रू उसकी जो गैस होती है वो उसके बैक साइड इमिट होती है, जिसकी वजह से उसकी जो टेल होती है वो हमें लाइटर शेप में दिखाई देती है। तो इसी वजह से इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करें जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों कथनों की सावधानी पूर्वक जांच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। अभिकथन 1, चंद्रमा का एक ही चेहरा हमेशा पृथ्वी के सामने आता है। कारण, अब देखते हैं, चंद्रमा अपने अक्ष पर दिनों में घूमता है जो कि पृथ्वी की परिक्रमा में लगने वाले समय के बराबर है। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं हम। And the other reason as, examine these two, one labeled as the assertion, शायद इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, हम थोड़ा सा इसको चेक करेंगे। And the other as reason, examine these two statements carefully and select the correct। इंग्लिश में ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिसमैच है, इसको हम आपके पीडीएफ में सही करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, अच्छा ऑप्शंस नीचे, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम क्या, वेट ऑन। हाँ, ये रहा, द सेम फेस ऑफ द मून, ये रहा क्वेश्चन से ये वाला, द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ, द मून रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन डेज इन विच इट्स लेवल्स। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर are true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. ठीक है, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जब आप लोगों को पता है कि जो मून है
उस मून का हम मैक्सिमम 59% पार्ट देख सकते हैं अर्थ से। आप लोगों को पता है, उसी को हम सुपर मून वाली कंडीशन बोलते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से देखा है। तो जो पहली वाली बात है वो तो बहुत सही है, लेकिन जो दूसरी वाली बात है उसको सही से एक्सप्लेन नहीं करती है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल। शुक्र पर मानव जीवन का अस्तित्व अत्यधिक असंभव है। कारण, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अत्यधिक उच्च है। तो इसका जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि वीनस जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। वहां पे प्रेशर कुकर वाली कंडीशन बनती है, और वो प्रेशर कुकर वाली कंडीशन बनती है किसके कारण बनती है? CO2 के कारण बनती है। किसके कारण बनती है? CO2 के कारण बनती है। तो जिसके कारण हमें कह सकते हैं कि ए का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सिजगी शब्द का उल्लेख तब किया जाता है जब, सिजगी, अब ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। द अर्थ इज एट पेरिहीलियन एट द मून एट पेरिजी। पृथ्वी पेरिलियन पर होती है और चंद्रमा पेरिजी पर। द अर्थ इज एपिहीलियन एंड द मून एट एपोगी। द मून एंड द सन आर एट राइट एंगल्स विथ रेफरेंस टू द अर्थ। द मून, सन एंड अर्थ लाई अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसी को तो सिजगी बोलते हैं भाई, इसी कंडीशन को तो हम सिजगी बोलते हैं। इसी कंडीशन को तो हम सिजगी बोलते हैं कि जब हमारा जो सन है, हमारा जो अर्थ है और हमारा जो मून है, ये तीनों एक ही लाइन पर हो, स्ट्रेट लाइन पर हो। वो जो 1 डिग्री वाली बात जो मैंने आपको बताई थी मून से रिलेटेड, वो भी अगर कवर हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सिजगी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करें जिनमें से एक कथन और दूसरे कथन वो ए और आर वाली बात है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही आते हैं। परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल ग्रह पृथ्वी द्वारा लिए गए समय से कम समय लेता है। सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल ग्रह पृथ्वी द्वारा लिए गए समय से कम समय लेता है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से कम है। अब देखो, पहली बात तो बिल्कुल ही गलत बोली है, क्योंकि जब हम सिक्वेंशियल ऑर्डर देखते हैं तो अर्थ के बाद मून आता है, अर्थ के बाद में मार्स आता है, आप लोगों को पता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसको ज्यादा दिन लगेंगे, मार्स को ज्यादा दिन लगेंगे, अर्थ थोड़े कम दिन में जो है सूर्य का एक चक्कर लगा के कंप्लीट करके आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा असर्शन है, जो कारण है, वो तो वहीं से कैंसिल हो जाता है कि भैया पहली बात जो आप बता रहे हैं वो क्या है? गलत है। ठीक है, दूसरी बात क्या बोली है कि जो मंगल ग्रह का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से कम है। तो डायमीटर की बात हो रही, तो सिंपल सी बात है, जो है अर्थ है वो बड़ी है, आप लोगों को पता होगा। अर्थ जो है वो क्या है? बड़ी है मंगल से। ठीक है, तो इसका मतलब बड़ी है, इसका मतलब उसका जो व्यास है वो भी बड़ा होगा। तो जो हमारा कारण है वो सही है, कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ए असत्य लेकिन आर क्या है? सत्य। ए इज फॉल्स बट आर इज वेरी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू। किसी तारे का टिमटिमाना निम्नलिखित कारणों से होता है। अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सबसे मेन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज है कि भैया ये डायरेक्ट ऑप्शन से ही करते हैं कि तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय परावर्तन होता है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टार लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन के कारण जो है इनके अंदर क्या होता है? टिमटिमाने की क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पृथ्वी के घूमने का प्रभाव है? सूर्य, चंद्रमा और तारों की स्पष्ट गति, ध्रुवों का समतल होना और भूमध्य रेखा पर उभार, सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त का होना, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सूर्य, चंद्रमा और तारों की स्पष्ट गति, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी घूमती है। ध्रुवों का समतल होना और भूमध्य रेखा पर उभार,
आपने देखा होगा जो शेप है अर्थ का, उसकी वजह से सूर्योदय दोपहर और सूर्यास्त का होना तो चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 2 3 4, मतलब जो चारों बातें बोली गई है वो चारों के कारण जो है पृथ्वी जो है जो फिनोमिनल इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ है वो करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण का क्या अर्थ है? बहुत सिंपल सी बात है ये तो। चंद्र ग्रहण का क्या अर्थ है? यह तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तीनों के केंद्र एक ही सीधी रेखा पर होते हैं। ठीक है, यह वह पथ है जिस पर चंद्रमा घूमता है। किसी भी स्थान के लिए यह मध्य रात्रि में चंद्रमा से स्थान और क्षैतिज तक खींची गई रेखा द्वारा बनाया गया औसत कोण है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो इससे चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भी था ऑफलाइन क्लास में कि ये सन है, ये जो है हमारा सपोजिट ये मून है और ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो भैया अब हमारे पास तो लाइट आएगी ही नहीं सन की, सारी लाइट किसके पास आ रही है? मून के पास आ रही है। तो जब ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाए, तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम लूनार इक्लिप्स कहते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लूनार इक्लिप्स कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, it because the shadow of the moon to fall on earth. Okay, next question number 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश से देखने पर उसकी दृश्य चमक निर्धारित करता है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से हम सॉल्व करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेट ऑन, जस्ट वेट ऑन। क्वेश्चन नंबर 11th नहीं है, ये रहा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विद रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, आप लोगों को पता है कि बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक नहीं है। ठीक है, सो ये बात क्या होती है? गलत हो जाती है। आपको बहुत सिंपली पता है क्योंकि जो पृथ्वी का एल्बिडो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम हमेशा चंद्रमा का एक ही चेहरा देखते हैं। अब ये क्यों देखते हैं? यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के समान ही घूमता है। यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने पर अपनी धुरी पर घूमने के समान समय लेता है। ये बिल्कुल सही बात है कि इट टेक्स इक्वल टाइम फॉर रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस। फेजेस भी आपको पता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तारों की ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। तारों की ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। तो इसका जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टार पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होता है न्यूक्लियर फिजन के थ्रू। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था? उसी की वजह से अक्षय स्रोत जो है तारों में रहती है। अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन का हीलियम में जो रूपांतरण होता है उसकी वजह से ही होता है, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा स्पेक्ट्रम के अवरक्त छोर पर प्राप्त होती है। पृथ्वी सूर्य की ऊष्मा को पराबैंगनी ऊर्जा के रूप में पुनः विकिरण करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, चलिए चेक करते हैं कौन सा वाला कथन सही है। ठीक है, तो ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। पहला दूसरा दोनों सही नहीं है इससे। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा स्पेक्ट्रम के अवरक्त छोर पर प्राप्त करती है, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। पृथ्वी सूर्य की ऊष्मा को पराबैंगनी ऊर्जा के रूप में पुनः विकिरण करती है। द अर्थ री-रेडिएट्स द सन्स हीट एज अल्ट्रावायलेंट एनर्जी, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ठीक है, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी ग्रह है, जबकि धूमकेतु चट्टानी और धातु सामग्री द्वारा एक साथ रखे गए जमे हुए गैसों से बने होते हैं।
शुद्र ग्रह ज्यादातर बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु ज्यादातर शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। धूमकेतु एक बोधगम्य चमकती हुई पुंछ दिखाते हैं, जबकि शुद्र ग्रह नहीं दिखाते हैं। ठीक है। कॉमेट शो अ परसेप्टाइल ग्लोइंग टेल। ठीक है। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वेनस एंड मर्क्यूरी। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है, दूसरा वाला इसका गलत हो जाता है। तीसरा वाला जो है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन है कॉमेट्स शो। हाँ, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, शुद्र ग्रह छोटे चट्टानी ग्रह धूमकेतु धातु सामग्री द्वारा एक साथ रखे हुए जमे हुए गैसों से बने होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में। धूमकेतु एक बोधगम्य में चमकती हुई पूंछ दिखाते हैं, जबकि शुद्र ग्रह नहीं दिखाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये वाला स्टेटमेंट जो है इसका सी वाला ऑप्शन जो है वो इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू मून घटना तब होती है। ब्लू मून में मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में हमने देखा था, व्हेन 2 फुल मून्स ऑकर इन द सेम मंथ। ठीक है, सबसे सिंपल सी बात है, जब एक ही, अब यहां पे एक चीज याद रखना, ये जो बात हो रही है, ये जो बात हो रही है ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात हो रही है। किसी एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर एक ही महीने के अंदर अगर 2 फुल मून्स हो जाए, 2 पूर्णिमाएं आ जाए, तो जो अगला वाला फुल मून जो अगला वाला फुल मून होता है उसको फुल मून ना बोलते हुए उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करें जिनमें से एक को कथन, ठीक है, धूमकेतु सूर्य के चारों ओर केवल लंबी अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु सूर्य के करीब आने पर एक पूंछ विकसित करता है। ठीक है, कॉमेट्स रिवॉल्व राउंड द सन ओनली इन लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट। अ कॉमेट डेवलप्स अ टेल व्हेन इट गेट्स क्लोज टू द सन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों बातें सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि जब पास में आता है तो जो गैस निकलती है सो उसी से टेल बनती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है तो आप लोगों को पता होगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। कौन? व्हेन मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। ठीक है, ये आपका सन हो गया, ये आपका क्या हो गया, मून हो गया, और ये क्या हो गया, अर्थ हो गया। ठीक है, इस वाली कंडीशन में। नेक्स्ट सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया है आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, शुक्र पारगमन के दौरान ग्रह सूर्य पर घूमते हुए एक छोटे काले घेरे के रूप में दिखाई दिया। सूर्य पर काला रंग इसलिए क्योंकि सूर्य से आने वाले सभी प्रकाश को रोकता है। काले रंग का है ब्लैक कलर, सूर्य से आने वाली तेज किरणों के कारण अदृश्य था। पारगमन के दौरान एक ब्लैक होल की तरह व्यवहार करता था। बिहेव्ड एज अ ब्लैक होल ड्यूरिंग ट्रांजिट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी लगभग 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी लगभग 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है। ठीक है, दोनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन अबाउट जनवरी 3। अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन ऑन अबाउट जुलाई 4। आप लोगों को एपिहीलियन और पेरिहीलियन की कंडीशन पता होगी। अगर वो दोनों कंडीशन पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली दे
सकते हैं। सो आंसर इज 1 और 2 दोनों सही है, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है कॉलम्स को लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ठीक है, अब अगर आप लोगों को पता है, आपने सैटेलाइट्स पढ़े हैं, अगर मैंने जो आपको लिस्ट दी थी ऑफलाइन क्लासेस में, तो आप इसको बहुत अच्छे से मैच कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मार्स जो है उसको मैच करना है किससे? तो मार्स का जो सैटेलाइट है वो आप लोगों को पता है क्या है? मार्स का जो सैटेलाइट है वो है डिमोस, बहुत अच्छे से पता है। और डिमोस जो है वो सबसे छोटा सैटेलाइट है इस पूरे सोलर सिस्टम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा वाला, इसका मतलब हम कह सकते हैं मार्स का क्या हो गया है? डिमोस हो गया है। ठीक है, उसके बाद में हमसे पूछा जुपिटर, क्या पूछा है? जुपिटर। तो जुपिटर का क्या है? जुपिटर का आप लोगों को पता होगा, जो जुपिटर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोपा। जुपिटर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोपा। ठीक है, उसके बाद में सैटर्न का हो जाएगा टेथिस, ये भी मैंने आपको बताया था। यूरेनस का हो जाएगा टाइटेनिया। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 4 3 2 1। सो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 2314। हाँ सॉरी 2314। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हो सकता है आगे क्वेश्चन आ ही जाए। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नियरेस्ट लार्ज गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे इज द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। मिल्की वे की सबसे नजदीकी बड़ी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भैया। हमारी जो पड़ोसी है वो कौन है? एंड्रोमेडा ही तो है। मंदाकिनी की जो पास वाली है वो देवयानी है, इसको आपने देवयानी लिखा होगा हिंदी में। द सन्स nearest known star is a red dwarf star called Proxima Centauri। आ गया याद? At a distance of 4.3 light years, ये भी आ गया होगा याद। सो ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है भैया। ठीक है, द नियरेस्ट लार्ज गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे, हमारी जो गैलेक्सी है उसकी सबसे पड़ोस वाली गैलेक्सी, सबसे पास वाली जो गैलेक्सी है वो कौन सी है? मिल्की वे है। और सन का जो सबसे पास वाला स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, वो ये ए और आर वाली बात है। ठीक है, द प्लैनेट नेपच्यून appears blue in color. The presence of methane gas in the atmosphere of Neptune is। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और ये जो है ना, ये इसका सही स्पष्टीकरण भी है। यहां मैं आपको बता दूं, इस ए का सही स्पष्टीकरण, क्योंकि जो मिथेन की वजह से ही तो उसका कलर ब्लू है, मैंने आप लोगों को बताया था, मिथेन की वजह से ही तो नेपच्यून का कलर ब्लू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कथनों पर विचार करना है। सिंस वीनस इज सीन इज द ईस्ट इन मॉर्निंग एंड द वेस्ट इन इवनिंग, it is called morning star as well as evening star. The earth looks blue when seen from the space due to the presence of large amount of water, hence it is called blue planet। दोनों बातें बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल 100% सही है, तो बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करें जिनमें से, अब वही ए और आर वाली बात है, शुक्र हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूसरा ग्रह है, तो बहुत सही बात है। वेनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन। ठीक है, दूसरी बात, वेनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम। अच्छा, ये दोनों बातें, कारण और कथन दोनों दे रखे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, ये भी बात, ऑप्शन नंबर ए, वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर, बोथ ए एंड बी सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा की ओरियन भुजा में स्थित है, जो केंद्र से लगभग 2/3 बाहर है। सौरमंडल लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले धूल और गैस या नेबुला के एक अंतरतारकीय बादल से बना है। तो आप लोगों को मैंने बताया था, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। जो ओरियन, जो हमारा जो सेंटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं बल्ज, ठीक है। उस बल्ज और ओरियन के बीच में जो भी नीचे वाला पार्ट है, वहां पे हमारा सन जो है वो सिचुएटेड है और हमारी गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। When the sun, the earth and the moon are aligned in a straight line, the position is referred as to as सिजगी। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, स्थिति को सिजगी कहा जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं तो वसंत ज्वार आता है। नीप टाइड, आप लोगों को बताया था मैंने, नीप टाइड, हाई टाइड, ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पर होते हैं तो निम्न ज्वार आता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? पहली, दूसरी और तीसरी बात जो है वो तीनों सही है। सिंपल सी बात है भैया, जो पहली, दूसरी और तीसरी बात है वो तीनों सही है, ठीक है। पहली वाली बात सिजगी, तीनों एक साथ में होंगे तो जो कंडीशन है उसको अगर फॉलो करता है तो उसको सिजगी बोलते हैं, ठीक है। निपटाइड भी है और एक राइट एंगल बनाता है जब सन मून राइट एंगल ट्राइंगल के साथ निपटाइड में हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करें जिनमें से एक कथन वही वाली बात है, ए और आर वाली बात। पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा का ज्वारीय प्रभाव सूर्य की तुलना में कम है। पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की तुलना में कम है, ठीक है। तो इसी की वजह से तो हो रहा ही है। द टाइडल इफेक्ट ऑफ मून ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज लेस देन दैट ऑफ सन। मून्स ग्रेविटेशन पुल एट अर्थ सरफेस। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। दो कथन है ए और आर वाली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नोवा हाइपोथेसिस, सोलर प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ सुपरनोवा। अ स्टार बिकम्स सुपरनोवा इन दैट स्टेज व्हेन इट हैज लैक ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो बात है, ये दोनों बातें सही हैं। नोवा हाइपोथेसिस आपको मैंने बताया था कि सुपरनोवा हाइपोथेसिस के नाम से आपको बताया था मैंने, फिर इसके बाद में इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस हमने देखा था, ठीक है। तो उसके बाद में ये बात बिल्कुल सही है, ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। रीजन इसका देखते हैं। अ स्टार बिकम्स सुपरनोवा इन दैट स्टेज व्हेन इट हैज लैक ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है, तभी सुपरनोवा बनता है वो, ठीक है। इसी सुपरनोवा को आपने ब्लास्टिंग स्टार वाली कैटेगरी में रखा था, ठीक है। तो वही वाली बात है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है आर, इस वजह से इसका जो आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और दोनों को मिलाना है। अभी जो हमने क्वेश्चन करा उसके आगे वाला, इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हैं। देखिए कैसे। अब आप लोगों को पता है कि जो अर्थ है उसका सैटेलाइट कौन है? मून है, ठीक है। तो आप चेक कीजिए कि ए पे 4 नंबर पे कौन सा है। ए की ऑप्शन मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो यही करेक्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं इसका जो आंसर है, जो हमारा जुपिटर है, जुपिटर का गैनीमेड। अभी मैंने बताया था कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे जो बड़ा सैटेलाइट है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है? सोलर सिस्टम का गैनीमेड है, ठीक है। सैटर्न का जो है वो ट्राइटन है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। नेपच्यून का जो है वो कौन सा है? टाइटन है, ये दूसरी बार आ गया है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ओके। प्लैनेट और इसमें करेक्ट कौन सा है, ठीक है। हमें एक प्लैनेट ढूंढना है। यूरेनस एक प्लैनेट है, आप लोगों को पता है यूरेनस क्या है? एक प्लैनेट है। सैटेलाइट मून है, कॉमेट हैली है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैरिनर है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अब मुझे बताना कि मैरिनर किस प्लैनेट पे भेजा गया था और कब भेजा गया था, ठीक है। ये बताना आप लोग मुझे कमेंट में। नेक्स्ट,
ओनली टू प्लैनेट्स वीनस एंड यूरेनस रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये बात हमने देखी थी। ये दोनों ही एकमात्र ऐसे प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड क्लॉकवाइज रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। while other planets revolve around the sun from west to east is that anti clockwise। बाकी सब ये ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द सन इज द हार्ट स्पॉट ऑफ द सोलर सिस्टम विच इज द सोर्स एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ। सूर्य सौरमंडल का हृदय स्थल है जो पृथ्वी के सभी जीवों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की सबसे भीतरी परत को कोरोना कहा जाता है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड कोरोना। सो करेक्ट आंसर इज ओनली वन। क्यों? क्योंकि जो सन की सबसे इनरमोस्ट लेयर है उसको कोर कहा जाता है, कोरोना नहीं कहा जाता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि कोरोना कब विजिबल होता है, कब हम कोरोना को देख सकते हैं। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के केंद्र के पास का तापमान 20 साल पहले किए गए एक प्रयोग में बताए गए तापमान से 1000 डिग्री सेल्सियस अधिक पाया गया। साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड द टेम्परेचर नियर द अर्थ सेंटर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हॉटर देन वाज रिपोर्टेड इन एन एक्सपेरिमेंट रन 20 इयर्स अगो एट। ठीक है, तो भैया मैंने आपको बताया था कि ये जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है, नन ऑफ द अबव नहीं आएगा इसमें। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, वसंत विषु वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक है, वर्नल इक्विनॉक्स 3, वर्नल इक्विनॉक्स जो है वो 3 मार्च को होता है, मार्च 20 को होता है। ठीक है, उसके बाद में समर सोल्स्टाइस ये वाली कंडीशन जून। ठीक है, उसके बाद में विंटर सोल्स्टाइस दिसंबर 22, ऑटमनल इक्विनॉक्स ये वाली। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये डेट्स है इक्विनॉक्स से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब आप लोग बहुत इजीली बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है क्या प्राइम मेरिडियन? पक्का? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद में आर्कटिक सर्कल ये वाली कंडीशन। ठीक है, सो यहीं से इसका इंटरनेशनल डेट लाइन ये वाली कंडीशन। ठीक है, बचा ये वाला। चलो, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? बी। इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ क्या है? ब्लू प्लैनेट, अर्थ ब्लू प्लैनेट, प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट, मून सैटेलाइट, सन स्टार। चलिए बता दीजिए, डी के लिए कौन सा आया था? दूसरा। देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने बना दिया होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम करना है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मर्क्यूरी है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, मर्क्यूरी ही है पहला वाला। ठीक है, पहले का आंसर क्या हो गया है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा? जुपिटर है। कौन सा है? जुपिटर है। फिर प्लैनेट सेकंड फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम, वो कौन सा है? वीनस है। ठीक है,
planet nearest to the sun, planet nearest to the sun, वो भी मर्क्यूरी ही है। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक्स है, सो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं इसको इस प्लूटो को काट के जो है यहाँ पे भी मर्क्यूरी मर्क्यूरी लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब ये रिलेवेंट नहीं है। सो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को ही कट कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार मर्क्यूरी आ रहा है, तो मैच करेंगे कैसे, क्योंकि दोनों बार मर्क्यूरी आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, इस क्वेश्चन का कोई करेक्ट आंसर इन ऑप्शंस में से नहीं निकल पाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लूटो को प्लेनेट कहना सही नहीं है, प्लूटो ड्वार्फ प्लेनेट है, ठीक है। अगर हम इस कैटेगरी में लेंगे तो इसका आंसर, अगर प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट कंसिडर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन हम इसको ऑप्शन नंबर डी मान नहीं सकते अभी, क्योंकि प्लूटो क्या है, ड्वार्फ प्लेनेट, प्लेनेट की कैटेगरी में ही नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात, लार्जेस्ट प्लेनेट तो वो तो आपका जुपिटर हो जाता है, प्लेनेट सेकंड फ्रॉम द सन वो गया वीनस, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इस ऑप्शंस में नहीं है, क्योंकि जो मैच द कॉलम है उसका सेकंड वाला जो कॉलम है उसमें 2 बार मर्क्यूरी आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाशगंगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले असंख्य छोटे पिंडों को आकाशगंगा कहा जाता है। भैया बताइए बिल्कुल कितनी गलत बात है ये, सूर्य के चारों ओर घूमने, मतलब सूर्य की भी इज्जत कर, मतलब आकाशगंगा की भी इज्जत कर रहे हो। पहले तो ये पता होना चाहिए आकाशगंगा है क्या, गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी ग्रुप ऑफ स्टार को कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार मिलकर क्या बनाता है, गैलेक्सी बनाते हैं। न्यूमरस टीनी बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड गैलेक्सीज। नहीं, गैलेक्सीज फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। कितनी गलत बात है भैया, गैलेक्सी कहां से मिल जाएगी? अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। दैट इज करेक्ट, 100% करेक्ट, ठीक है। एक गैलेक्सी में कितने स्टार होते हैं? एक गैलेक्सी में कितने स्टार होते हैं? अराउंड 100 बिलियन स्टार होते हैं। और टोटल कितनी गैलेक्सी है? तो टोटल 100 बिलियन गैलेक्सी है हमारे पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। ये वाला फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा, अराउंड है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द प्लैनेट्स विद देयर प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंगली, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। सैटर्न के बारे में हमें बताना है। सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून्स है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून्स है, तो पहले का चौथा बिल्कुल सही है, मतलब ए और डी दोनों में से कोई से ऑप्शन होने चाहिए। नेपच्यून के बारे में देखते हैं। नेपच्यून सबसे बड़ा ईयर यही होता है भैया, सालों लग जाते हैं, है ना, 165 ईयर्स, आपको पता ही होगा। अर्थ के बारे में क्या है? तो भैया 71% वाटर है, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाता है। वीनस लॉन्गेस्ट डे, ये बात याद रखना आप, सबसे बड़ा दिन कहां होता है? वीनस पे होता है, क्योंकि ऐसा आप लोगों ने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन सुना होगा कि एक दिन एक साल के बराबर होता, तो वो वीनस ही है, ठीक है। चलो, इसका जो रिवोल्यूशन है और रोटेशन जो टाइम है वो ऑलमोस्ट सेम होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस इज एसोसिएटेड विद डिटरमाइनिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, अक्षांश और देशांतर का निर्धारण, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। यूएस सिस्टम ऑफ जीपीएस एंड रशियन सिस्टम ऑफ ग्लोनास, ये दोनों बात सही है। नेविगेशन भी है। सो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस, सारी बातें सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी एक चपटा गोलाकार है और एक पूर्ण गोलाकार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति होती है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर घूर्णन गति बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा, भूमध्य रेखा पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर प्राप्त सूर्य के प्रकाश की तीव्रता ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है, द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों बातें बिल्कुल गलत है, ये दोनों जो बातें हैं ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अर्थ डज नॉट मूव अलोंग इट्स ऑर्बिट एट अ कांस्टेंट रेट। अर्थ कांस्टेंट रेट से पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थिर दर से नहीं घूमती है। द अर्थ मूव्स फास्टेस्ट एट पेरिलियन एंड स्लोएस्ट एट एपेलियन। अब पेरिलियन और एपेलियन क्या होता है आप लोगों को पता होगा इसी, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने अगर ऑफलाइन क्लासेस अटेंड किए तो आप लोगों को पता होगा कि जो
केपलर का जो सेकेंड लॉ है, केपलर का जो सेकेंड लॉ है, ये दोनों स्टेटमेंट्स उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं, जल्दी बताइएगा कौन सा। रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, ओशन वाटर डेंसिटी, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात, ठीक है, ये तीनों बातें बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से जो है ओशनिक करंट जो है वो क्या होती है, इन्फ्लुएंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू मिल्की वे, इट इज अ स्पाइरल गैलेक्सी, बिल्कुल सही है, हमारी जो गैलेक्सी है उसका जो शेप है वो कैसा है, स्पाइरल है। द सोलर सिस्टम रिसाइड्स इन वन ऑफ इट्स स्पाइरल आर्म्स, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही है। सौरमंडल इसकी एक सर्पिल भुजा में स्थित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए दोनों बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लूनर इक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द अर्थ कम्स डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द मून, सोलर eclipse happens when the moon comes directly between the sun and earth, lunar eclipse takes place when the sun comes directly between the earth and the moon, solar eclipse happens when the earth comes directly between the sun and moon, ठीक है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, पहली बात भी इसमें बिल्कुल सही है कि भैया चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य, ये बिल्कुल सही बात है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सीधे आ जाता है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच सीधे आ जाता है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये वाला बिल्कुल गलत है, क्वेश्चन ही पिछले वाला है, एक सेकेंड, लूनर इक्लिप्स टेक्स प्लेस, हाँ ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो इसका जो पहला वाला और दूसरा वाला और जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो ही सही है, चौथा वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, इसके बाद हमारी 50 हो जाएगी, ठीक है, हाफ सेंचुरी हो जाएगी। हम खेल रहे हैं अभी T20, तो इसमें हाफ सेंचुरी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स, ठीक है। द पोलर फ्रंट थ्योरी स्टेट्स दैट द masses of relatively warm and cold air are brought into contact, ठीक है, these masses are known after their source regions, ठीक है। चलो अब ये बात तो बहुत बिल्कुल सामने क्रिस्टल क्लियर है कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों सही है, किससे रिलेटेड, द्रव्यमान से रिलेटेड बात हो रही है, चाहे वाताग्र सिद्धांत की बात हो रही है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मेरीन स्नोफॉल, समुद्री बर्फबारी कहा जाता है, ठीक है। फॉल ऑफ स्नोफॉल्स ऑन सी सरफेस, बिल्कुल नहीं। फॉल ऑफ हेल ऑन सी सरफेस, समुद्र की सतह पर ओलों का गिरना, नहीं। कंटिन्यूअस फॉल ऑफ स्नो पिलेट्स ऑन द ओशन, नहीं। ऑप्शन नंबर चौथा ही सही हो पाएगा, कंटिन्यूअस फॉल ऑफ टीनी मरीन सेडिमेंट्स ऑन ओशन फ्लोर, समुद्र तल पर छोटे समुद्री तलछटों का लगातार गिरना, ठीक है। चलिए ये ओशनोलॉजी में हमने देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correctly matched, which of the following is correctly matched, कौन सा मैच्ड है, ठीक है। अच्छा इसमें से कोई सा एक ही मैच्ड है ना, रोस्बी वेव्स जेट स्ट्रीम से बिल्कुल करेक्ट मैच है, ऑप्शन कुछ नहीं, हाँ बाकी तीनों नहीं है, बाकी तीनों नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 52, ए और आर वाली बात है, वही कथन और कारण, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट और रीजन, असर्शन और रीजन, देयर हैज बीन इक्वेटोरियल काउंटर करंट इन एवरी ओशन ऑफ द वर्ल्ड, इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स आर फॉर्म्ड बाय द पाइलिंग ऑफ वाटर, नहीं बिल्कुल गलत, ठीक है, पहला वाला ही सही है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम फॉर्म बेसिस फॉर द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यूज द कोड्स गिवन बिलो द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, चलिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के संबंध में हमें आंसर देना है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी? आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, हैरी हैस। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आइसोस्टेसी। तो आइसोस्टेसी क्या होती है? तो एक आइसोस्टेसी भी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल आइसोस्टेटिक डिस्टर्बेंस के बारे में हमने पढ़ा था। फिर पैलियोमैग्नेटिज्म, पोल वॉन्डरिंग। ठीक है, पोल वॉन्डरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पहला और दूसरा। ये वाला भी सही है, ये वाला सही है, ये दोनों गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। Which one of the following statement is not true about the subsidence theory of coral reefs? ठीक है, अवतलन सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पे। The theory has been postulated by Charles Darwin. ठीक है, नहीं, according to the theory, coral polyps grow both in shallow and deep oceanic waters. नहीं, fringing reef barriers. नहीं, बी वाला सही है, बी वाला सही है, बी वाला बिल्कुल सही है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सिद्धांत के अनुसार कोरल पॉलिप्स उथले और गहरे समुद्र दोनों में विकसित हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 55, वही ए और आर वाली बात है। शुष्कता रेगिस्तानों की विशिष्ट विशेषता है। एरिडिटी इज द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट्स। दे रिसीव लो रेनफॉल एंड हैव हाई एवापोरेशन। इसका आंसर जो है वो बिल्कुल ए वाला ही सही है, क्योंकि ए जो है आर की सही व्याख्या भी करता है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है और दोनों बातें बिल्कुल सही भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रोपोपाज? ठीक है, ट्रोपोपाज के बारे में, इट इज अबाउट 5 किलोमीटर थिक लेयर। ठीक है, नहीं, ट्रोपोपाज 5 किलोमीटर थिक लेयर नहीं है। दूसरी बात, इट्स एवरेज हाइट इज अबाउट 10 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर, बिल्कुल गलत। देयर इज नो सीजनल वेरिएशन इन इट्स हाइट। ठीक है, द टेम्परेचर एट इट्स टॉप इज लोएस्ट ओवर द इक्वेटर एंड रिलेटिवली हायर ओवर द पोल्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? इसका करेक्ट है 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए 57, ए और आर वाली बात है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट इज नॉट फाउंड इन द इंडियन ओशन ड्यूरिंग द समर सीजन। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में भूमध्य रेखीय प्रतिधारा हिंद महासागर में नहीं पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है भैया ये तो। ड्यूरिंग समर सीजन साउथ वेस्ट मॉनसून करंट इज डोमिनेंट इन नॉर्दर्न इंडियन ओशियन। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून धारा उत्तरी हिंद महासागर में प्रबल होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, इस चीज को हमने ऑफलाइन क्लासेस में अच्छे से देखा भी था। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ठीक है, कोरल्स आर मेनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशियंस। कोरल्स नीड clean sediments free water. Corals are mainly found in deeper parts of the ocean. Rain water promotes the growth of coral. नहीं, रेन वाटर नहीं होता है, ये वाली बात भी गलत हो गई। मेनली फाउंड इन डीपर पार्ट्स ऑफ द ओशन, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और अब आप मुझे बताइएगा ऑप्शन में कमेंट करके, सबसे बड़ा कोरल रीफ कहां पर है? ठीक है, क्या लक्षद्वीप भी एक कोरल रीफ है? ये भी बताइएगा मुझे, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन, द सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज द मोस्ट वल्नरेबल जोन ऑफ सुनामीज। आगे क्वेश्चन, कल ही पढ़ा था इसको। ठीक है, इट इज द टेक्टोनिकली मोस्ट एक्टिव एरिया एंड जनरेट्स वर्ल्ड्स मेजर अर्थक्वेक्स। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। वाई इट इज करेक्ट? क्योंकि जब हमने जो वोल्केनिज्म में बेल्ट्स देखी थी उसमें जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट थी, उस सर्कम पैसिफिक बेल्ट के आसपास बहुत सारे वोल्केनोज भी देखे थे,
ठीक है, वहीं पे हमने जो है रिंग ऑफ फायर देखा था और सारी चीजें देखी थी। तो जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स के मार्जिन्स होने की वजह से ये जो आंसर है हमारा, इसमें ये दोनों चीजें बिल्कुल सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 60 न्यू फोल्डेड माउंटेन्स आर आल्सो कॉल्ड टेरिटरी माउंटेन्स। ठीक है, नए मुड़े हुए पहाड़ों को तृतीयक पर्वत भी कहा जाता है। दे आर मेनली फाउंड अलोंग दी कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। क्या ये केवल कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स में ही बन सकते हैं? नहीं भैया, ए वाला सही है लेकिन आर सही नहीं है। आप लोगों को पता है ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी कंस्ट्रक्टिव में ही बने, डिस्ट्रक्टिव में भी तो बनते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। हमने देखा था सेडिमेंट्स आते हैं, फिर सेडिमेंट्स के बाद में फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं, ओशंस के पास में भी बनते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव में भी बन जाते हैं तो ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर इज लार्जली अफेक्टेड बाय डेप्थ ऑफ वाटर इन द ओशन। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वाला गलत है, ये वाला जो है वो गलत है। ओशन करंट सही है, प्रिवेलिंग विंड्स, लैटिट्यूड सही है। सो 2 3 4 ये सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बेसाल्ट, कोल, लाइमस्टोन और शेल। ठीक है, बेसाल्ट, स्लेट, कोयला, शीस्ट, चूना पत्थर, संगमरमर, शेल, हीरा। ठीक है, चलिए मिलाने की कोशिश करते हैं। बेसाल्ट क्या है? शीस्ट। दूसरी बात कोल डायमंड, हीरा आपने सुना ही होगा। ठीक है, उसके बाद में लाइमस्टोन मार्बल, शेल स्लेट। ठीक है, सो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 2431, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और आर वाली बात है। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 जो है उसमें स्टेटमेंट ही नहीं है, इसमें हम लिख देते हैं इनवैलिड। ठीक है, हमारा इनपुट क्या डाल देते हैं? इनवैलिड है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट और हमारे पास दोनों क्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इग्नियस रॉक्स आर रिच इन नेचुरल गैस। आग्नेय चट्टानें प्राकृतिक गैस से भरपूर होती है। इग्नियस rocks are rich in metallic minerals. Igneous rocks are not fossiliferous. Igneous rocks consist of silicate minerals. Igneous rocks में नेचुरल गैस कैसे मिलती है? नहीं मिलती है। इग्नियस गैस में नेचुरल गैस नहीं मिलती है क्योंकि फॉसिलिफेरस नहीं है, तो नेचुरल गैस कैसे मिलेगी? सो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। Igneous rocks are rich in metallic minerals, ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाती है। Igneous rocks are not fossiliferous. Igneous rocks consist of silicate materials. So I am going with 2, 3 and 4. Option number C is correct answer. Option number C क्या है इसका correct answer है। ठीक है, okay next. Choose the following two lists and choose the correct answer from the quotes given below. Atlantic Ocean, अटलांटिक महासागर, डॉल्फिन रिज। इसका जो आएगा अटलांटिक ओशियन में जो है डॉल्फिन रिज मिलते हैं, मतलब पहले का तीसरा मिल गया, मतलब आंसर हमारा यहीं पे क्लियर हो गया। पैसिफिक ओशियन में आपको क्या मिल जाएगा? पैसिफिक ओशियन में आपको कोकोज रिज मिल जाएंगे। फिर इंडियन ओशियन चैलेंज रिज आपको कहां मिलेंगे?
ये आपको मिलेंगे ईस्ट इंडियन रीजन्स में। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये, इंडियन ओशन रीजन्स की वजह से बहुत इजी, और पैसिफिक ओशन रीजन्स की वजह से भी बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए रीजन्स क्या होते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा, कटक बोलते जिसको। ठीक है, ये रिज लिखा है हिंदी में, इसको कटक कर लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, द सिलेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। परमाफ्रोस्ट, परमाफ्रोस्ट, परमाफ्रोस्ट पिंगो। ठीक है, डायस्ट्रोपिज्म, डायस्ट्रोपिज्म, डायस्ट्रोपिज्म जो है वो होस्ट माउंटेन में होता है, ये हमने देखा था। ठीक है, रनिंग वाटर, डायस्ट्रोपिज्म बेसिकली एक प्रोसेस है। ठीक है, रनिंग वाटर, रनिंग वाटर जो है वो हमारा फ्लड प्लेन, और ये स्टैक। ठीक है, सी वेव स्टैक बनाती है। कुछ मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में? सही है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, कंसीडर करेक्ट chronological order from the organic cycle from the quotes given below. Alpine, टोरेडोनियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन। ठीक है, अगर आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा है तो ये उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्रोनोलॉजी सेट करनी है, और जो सबसे पहले आता है वो आता है टोरेडोनियन। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका कैलेडोनियन, फिर आता है हर्सिनियन, और फिर आता है अल्पीनियन। तो पहले कौन सा आया था? ये, मतलब 2 3। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 68 क्वेश्चन नंबर, ए और बी दोनों को मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। ठीक है, सो पहला वाला है हमारा पेनी प्लेन्स, डेविस, डेविस जो है वो पेनी प्लेन्स है। चलिए यहीं से मिल गया हमें हमारा आंसर। चौथा दिख रहा है किसी में? 2 में चौथा है। बेस लेवल, बेस लेवल जो है उसका आ जाएगा आपका पॉवेल, ये मिल गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दिया था आपको? वैगनर ने दिया था, अल्फ्रेड वैगनर ने। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक हैरी हेस ने दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, terrigenous deposits from the coast to the deeper part of the sea, the quotes given। समुद्र के गहरे भाग के स्थलीय निक्षेपों का सही क्रम, स्थलीय निक्षेपों का सही क्रम। सबसे पहले आपको मिलती है सैंड, सैंड, उसके बाद में स्लेट, फिर क्ले, और फिर मड। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द जियोलॉजिकल पीरियड्स। ठीक है, ये अभी हमने देखा था। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये एरा है, ये जो नाम लिखे हैं आपको आपके सामने, ओलिगोसीन, इओसीन, प्लियोसीन, मायोसीन, ये एरा है या इपॉक है? ये आप लोग मुझे बताइएगा, या पीरियड है? ये एरा है, पीरियड है, या इपॉक है? ये जो तीनों चारों चीजें आपके सामने लिखी है, इनमें से मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि ये एरा है, पीरियड है, या इपॉक है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा? क्या है? ओलिगोसीन। सबसे पहले ओलिगोसीन नहीं, ओलिगोसीन नहीं हुआ था। इओसीन नहीं, प्लियोसीन सबसे पहले था, फिर मायोसीन, फिर ओलिगोसीन, फिर इओसीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सिस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट 23.5। ये 23.5 है ना? इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो है ये 23.5 है, and half of the geographic axis of the earth. The earth's magnetic pole in the northern hemisphere located on a peninsula in northern Canada. Earth's magnetic equator passes through
धुमडा इन साउथ इंडिया। पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बताना है आपको? महासागरीय लवणता के अक्षांशीय क्षेत्रों में अवरोही क्रम का सही अनुक्रम है। ठीक है, अब इसमें अवरोही क्रम का सही अनुक्रम बताना है अपने को। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। 10 डिग्री नॉर्थ, तो इसको अवरोही क्रम मतलब हिंदी में एक बार देख लेते, इंग्लिश में अगर डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग, तो 10 डिग्री का 40 डिग्री नॉर्थ मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद में नहीं, उल्टा हो गया है। अच्छा, इसका वेट ऑन, ये जो दूसरा वाला है ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बनाता है। पहला 2 1 3 4, 2 1 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन, होलोसीन, मायोसीन। अब ये वही जियोग्राफिकल टाइम स्केल का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले भी हमने 3 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड देख लिए हैं। प्लिस्टोसीन, प्लायोसीन, होलोसीन, मायोसीन। दूसरा है मायोसीन, प्लियोसीन और प्लिस्टोसीन। ठीक है, होलोसीन, मायोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन और फिर मायोसीन। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने अभी एक क्वेश्चन भी दिया था, एक टास्क भी दिया था कि आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये एरा है, इपॉक है, या फिर एज है, या फिर पीरियड है। ठीक है, इन चारों में से आप बताना कि ये जो लिखा हुआ है इसका जो मैं करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो तो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, इसका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो क्या है? सबसे पहले मायोसीन, फिर प्लियोसीन, फिर प्लिस्टोसीन और होलोसीन जो भी चल रहा है। ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द मिड अटलांटिक रिज इज अ टाइपिकल एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, शेयर फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में भी पढ़ा है हमने, कन्वर्जन डाइवर्जेंस भी पढ़ा है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 and 4 ओनली। ठीक है, मतलब ये डाइवर्जेंस और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ही ज्यादा इसमें करेक्ट बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द आउटर क्रस्ट इज 2.8। क्या ये बात बिल्कुल सही है? आप लोग मुझे बताइए, क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपकी डेंसिटी है क्रस्ट की, जो आउटर क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो 2.8 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। द क्रस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। क्या ये बात सही है? तो मैंने आपको बताया था जब हमने ये चीज देखी थी, तो सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी लाइन है उसको हमने बोला था मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, और मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी लाइन है उसको हमने बोला था गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। तो वो पूछ रहा है कि जो मेंटल और क्रस्ट है इसके बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन है? नहीं है भैया, मेंटल और क्रस्ट के बीच में तो मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो गलत हो जाता है। देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स अलोंग द मेंटल कोर बाउंड्री। क्या ये बात बिल्कुल सही है? क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है भैया। जो पी वेव्स होती है वो मेंटल कोर बाउंड्री में उनकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, सडनली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज इन मॉल्टन। इनर कोर ऑफ द अर्थ इज इन मॉल्टन। क्या ये बात सही है? तो नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 and 3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following characteristics of the earth is not explained by the tetrahedral hypothesis? ठीक है, चतुष्फलकीय परिकल्पना, आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, ड्रिफ्टिंग द कॉन्टिनेंट्स इसको एक्सप्लेन नहीं करती है। बिल्कुल, ये यहीं पे मिल गया हमको हमारा आंसर, इसके आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग महाद्वीपों पर बहाव।
इसको बहाव की जगह आप लिख लेना, बहाव गलत है, ठीक है। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, या ठीक है। चलिए नेक्स्ट, which of the following is the correct order of the current of the South Atlantic Ocean from Ecuador and back, ठीक है। बेंगुएला, ब्राजील, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, साउथ इक्वेटोरियल, ठीक है। दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा का सही क्रम क्या है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की जो धारा है वो साउथ इक्वेटोरियल से चालू होती, साउथ इक्वेटोरियल से इसका जो क्रम हम बना रहे हैं, जो ऑर्डर बना रहे हैं वो सबसे पहले जो है हमारा क्या आता है, साउथ इक्वेटोरियल आता है, उसके बाद में ब्राजील आता है, तो 4 और 2, मतलब हमें हमारा आंसर यही मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है, उसके बाद में बेंगुला आता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कोरियोलिस फोर्स किन किन के बीच में लगता है, ठीक है। चलिए, इट अफेक्ट्स विंड डायरेक्शन, कोरियोलिस बल के बारे में सही नहीं है, यह हवा की दिशा को प्रभावित करता है, यह पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है, इट इज एन इफेक्ट ऑफ द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। अब हमें जो सही नहीं है वो बताना है, अब हमें यहाँ फोकस करना है क्या सही नहीं है। यह ध्रुवों पर न्यूनतम और भूमध्य रेखा पर अधिकतम हो जाता है, अरे नहीं है भैया, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात, अगली बात पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोट्स गिवन बिलो। अब एक असर्शन है और एक रीजन है, ठीक है। ट्रॉपिकल एरियाज गेट मोर आइस इंसुलेशन देन द टेम्परेचर एरिया, देन द टेम्परेट एरिया, सॉरी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक सूर्यताप होता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दिन की लंबाई शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल गलत बात हो गई है यहाँ जो बात बताई गई है रीजन में वो बिल्कुल गलत हो गई है। तो अगर ये बात गलत हो गई है तो हमारा ऑप्शन, अगर देखो सबसे अच्छी बात बताता हूं, अगर हम आपका पहला जो रीजन है, सॉरी असर्शन है, वो अगर सही हो जाता है और रीजन गलत हो जाता है तो आपको बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको आंसर मिल जाता है, वो है सी वाला, क्योंकि ए फॉल्स हो जाता है और आर क्या, सॉरी ए ट्रू हो जाता है और आर क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टाइडल हाइपोथेसिस। इट इज अ मोनिस्टिक हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस क्या मोनिस्टिक हाइपोथेसिस है, बताइए मुझे। दूसरी बात, इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स जीन्स, क्या ये बात सही है? दूसरी बात, इट होल्ड्स फिलामेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम, विच वन इज द करेक्ट? सो आप लोगों को पता होगा कि जो दूसरी बात है और जो तीसरी बात है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो टाइडल हाइपोथेसिस है वो मोनिस्टिक हाइपोथेसिस नहीं है। यहाँ पे जो जेम्स जीन्स हैं और एक चैम्बरलिन भाई साहब हुए थे, उसके बाद में मॉल्टन, इन लोगों ने जो इस थ्योरी को आगे बढ़ाया था, तो इस थ्योरी में एक इंट्रोड्यूसिंग स्टार था और एक कंपेनियन स्टार जिसको आप बोल रहे हो, और एक और स्टार था, ठीक है। उन दोनों के आपस में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कुछ पार्ट बाहर निकला, उसकी वजह से जो है ये थ्योरी बनी थी जो टाइडल हाइपोथेसिस था, ठीक है। तो ये मोनिस्टिक हाइपोथेसिस नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये ड्युअलिस्टिक हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। इसलिए जो हमारे ऑप्शंस हो जाते हैं, दूसरा और तीसरा क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू कॉबर्स थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन कंसीडर द फॉलोइंग। अब कॉबर्स की इस थ्योरी के बारे में हमें चर्चा करनी है। टर्म दे रखी है ओरिजिन, ठीक है, टर्म दे रखी है हमें ओरिजिन, क्या इसका संबंध इससे है? बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और क्रेटाजोइन फॉरलैंड बिल्कुल सही है। उसके बाद में रैंडकेटन जो है वो मार्जिनल रेंजेस है, सीमांत श्रेणी है, ये भी बिल्कुल सही है। सो इसका आंसर क्या हो जाता है, 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है, तीनों जो है बातें वो क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसाल्ट, अब असर्शन और रीजन है। बेसाल्ट इज अ डार्क कलर्ड एंड फाइन ग्रेन्ड इग्नियस रॉक फॉर्म्ड बाय मैग्मा इनसाइड ऑफ द अर्थ आर cooled very slowly because of higher temperature prevailing there.
inside of the earth are cooled very slowly because of higher temperature prevailing there. ठीक है, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये आपको बहुत सही से मैंने बताए हैं। जब हमने वॉल्केनिज्म पढ़ा था तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और सही बात भी बता रहा है कि मैग्मा जो अर्थ के अंदर होता है वो बहुत जल्दी ठंडा नहीं हो पाता, क्योंकि जो अर्थ के अंदर जब हम जाते हैं तो 32 मीटर नीचे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इस वजह से जो है वो सही एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे असर्शन का, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन के बारे में बताना है। बैरोमेट्रिक प्रेशर इज हाई, जब एंटी साइक्लोन होता है क्या बैरोमेट्रिक प्रेशर हाई होता है, ठीक है, वायुदाब प्रणाली में केंद्र की ओर अधिक होता है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सिस्टम। विंड्स blow in clockwise direction in southern hemisphere, weather remains moist and sky is cloudy, situation of calm prevails and weather changes rapidly। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट रहता है, क्योंकि बैरोमेट्रिक प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि केंद्र की ओर जो प्रेशर है, जो सेंटर की ओर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो सेंटर की ओर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच list 1 with list 2 and choose the correct answer with the help of the codes। अब जो फॉल्ट है उसको हमें मैच करना है। ठीक है, फॉल्ट जो है वो अर्थ का मूवमेंट है, अर्थ के मूवमेंट की वजह से जो क्रैक होता है, क्रैकिंग को ही हम बेसिकली फॉल्ट बोलते हैं, रॉक्स के अंदर जो क्रैक आ जाता है उसको हम फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, फ्लड प्लेन्स, जो फ्लड प्लेन्स है, फ्लड प्लेन्स जो है वो हमारे क्या है, फ्लूवियल इफेक्ट्स हैं। कोरल रीफ्स, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है कि सबसे बड़ी कोरल रीफ का नाम आप मुझे बताएंगे। कोरल रीफ्स जो है वो ऑर्गेनिक एक्टिविटी है। फिर मोराइनीज जो है वो क्या है, ग्लेशियल एक्टिविटीज है। बहुत इजी क्वेश्चन है था ये हमारा। इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, 4 4 2 3 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। द एवरेज डेंसिटी ऑफ रॉक्स in the lower crust of the earth is 3। डेंसिटी की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है ये वाली जो बात है, डेंसिटी की जो बात है ये पहली वाली बिल्कुल सही है। लोअर क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो 3 होती है, अपर क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो 2.8 होती है। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइएगा कि अर्थ की जो एवरेज, अर्थ की जो पूरी जो एवरेज डेंसिटी है वो कितनी है। ठीक है, there is a gradual decrease in the velocity of the seismic waves through the lower crust। नहीं, बढ़ती है डेंसिटी, ये गलत है। The mental core boundary is marked by MOHO। The mental core, मेंटल और कोर के बीच की बाउंड्री को गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी लाइन बोलते हैं। जो क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री उसको गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी लाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाता है। द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज इन मोल्टन फॉर्म, सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ए मतलब पहला वाला स्टेटमेंट और चौथा वाला जो है वो क्या है, करेक्ट है। मोल्टन फॉर्म क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। अब यहां पे भी हमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला क्वेश्चन है। पैलियोजोइक, जुरासिक, मेसोजोइक, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, ओलिगोसीन, कैनोजोइक, सिल्यूरियन। ठीक है, चलिए कौन सा वाला सही है इसको हमने सीक्वेंस में बताना है। ठीक है, क्या दे रखे, एरा और इपोक दे रखे हैं इसमें हमें। ठीक है, ये जो है ये हमारे एराज हैं और इधर जो है ये हमारे क्या है, इपोक्स हैं। ठीक है, तो इसको हमें क्या बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये वाली जो बात है कैनोजोइक और सिल्यूरियन, मतलब पहले नंबर पे जो चौथी वाली बात, मतलब वेट ऑन, पैलियोजोइक का जो कनेक्शन है वो सिल्यूरियन से, क्योंकि इसी का वो इपोक है। पैलियोजोइक एरा है और इसका इपोक सिल्यूरियन है। ठीक है, दूसरी बात जो है मेसोजोइक का जो है वो जुरासिक है। ठीक है, डायनासोर वाला जो सिस्टम है वो इसी में था, आप लोगों को पता है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन में आर्कियन, मैंने आपको रॉक्स बताई थी इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद में कैनोजोइक बचा, ओलिगोसिन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया इसके अकॉर्डिंग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच इसमें भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। अगुल्हास करंट, कुरोशियो करंट, फ्लोरिडा करंट, फॉकलैंड करंट, अगर एक भी आपको पता है तो आप इस पूरे क्वेश्चन को बहुत इजीली सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बताऊं कि जो अगुल्हास करंट है ये आपके इंडियन ओशन में मिलती है। अगुलास करंट जो है वो इंडियन ओशन में मिलती है, तो पहले का तीसरा हो जाता है, तो यहीं से जो है आपका ऑप्शन पहले नहीं सॉरी साउथ अटलांटिक में मिलती है, सॉरी जो है ये हो गया इंडियन ओशन। उसके बाद में बी का हो गया आपका नॉर्थ पैसिफिक फिर फ्लोरिडा करंट, नॉर्थ अटलांटिक, फॉकलैंड, साउथ अटलांटिक। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट वाले में या लिस्ट वाले में अगर लिस्ट वाले क्वेश्चन में अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है तो आप ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। इन साउदर्न हेमिस्फीयर वेस्टरलाइज आर कॉल्ड रोरिंग 40s बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ 40 डिग्री साउथ टू 50 डिग्री साउथ। इसको भी साउथ कर लीजिएगा आप। ठीक है, 40 डिग्री साउथ और ये 50 डिग्री साउथ की बात हो रही है। ठीक है, 40 डिग्री साउथ और 50 डिग्री साउथ, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। फ्यूरियस 50s एट 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स एंड श्रिंकिंग 60s एट 60 डिग्री लैटिट्यूड्स। द वेस्टरलाइज बिकम्स मोर vigorous in the southern hemisphere because of the lack of land and dominance of ocean. Their velocity increase and they become stormy. They are also associated with boisterous gales. Okay, चलिए दोनों बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हमने देखा था तो मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री साउथ से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो आपकी जो वेव्स होती है जिसको आप पछुआ हवाएं बोलते हो, ठीक है, तो उनमें ये जो आवाज करती हुई चलती है, जो सिंपल सी बात बताते हैं। ठीक है, फिर इस भूमि की जो कमी है वो महासागरों के प्रभुत्व के कारण दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रबल हो जाती है, जिससे उनका वेग बढ़ जाता है। ये बातें हमने देखी थी, तो दोनों बातें बिल्कुल सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, द करेक्ट सीक्वेंस of different layers of the atmosphere from the surface, ये the atmosphere। ठीक है, इसके बाद आप स्पेस लगा लीजिएगा। surface of the earth upward is, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, मेसोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर। ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये अभी तक का मेरे हिसाब से। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और आइनोस्फियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आइदर ऑफ द टू बेल्ट्स ओवर द ओशंस एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स इज नॉन एज हॉर्स लैटिट्यूड। ये भी हमने पढ़ा है। हॉर्स लैटिट्यूड आर लो प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि हॉर्स लैटिट्यूड जो है वो लो प्रेशर बेल्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो यहीं से निकल के आ जाता है कि ओनली वन इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। विच ऑफ द अबव फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओशियन करंट। ठीक है, तो ओशियन करंट को कौन कौन सी चीजें, रोटेशन ऑफ अर्थ भी प्रभावित करती है, एयर प्रेशर एंड विंड भी, और सिर्फ लास्ट वाली चीज रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ उसको प्रभावित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज, अब रीजन बताया है कि सामान्य पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, क्योंकि वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर ही गर्म किया जा सकता है। द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। ऊपरी वायुमंडल में नमी अधिक होती है। द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ऊपरी वायुमंडल में नमी अधिक होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात जिसने भी बोली है वो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। ठीक है, चलिए सो पहली और जो तीसरी वाली बात है वो बिल्कुल क्या है, सही है, अर्थ के सरफेस से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस विद रेफरेंस टू ट्रॉपिकल cyclones, high relative humidity, warm oceanic temperature, region lying between the tropics of Cancer and Capricorn, 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री सदर्न लेटीट्यूड की भी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो जो तीनों बातें हैं वो बिल्कुल सही है साइक्लोन से रिलेटेड, 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following elements exhibit the following properties? It is the third most abundant element in the earth crust. It exists in a stable combination with the other materials, mainly silicates and oxides. यह अन्य पदार्थ मुख्यतः सिलिकेट और ऑक्साइड के साथ एक स्थिर संयोजन में मौजूद है। इसका शक्ति से भार अनुपात उच्च होता है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है आप लोग बताइएगा, क्योंकि जो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं सियोल, तो वहां पे एल्यूमिनियम आता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, एल्यूमिनियम ही तो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अब पोर्टजोल टेम्परेट स्टेप कूल, चेरनोजिम कूल टेम्परेट, स्पॉटसोल्स हॉट एंड ह्यूमिड, लेटेराइड ह्यूमिड कूल टेम्परेट। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपको यहां पे पता चल गया होगा कि जो चेरनोजम है वो जो है वो टेम्परेट स्टेप्ड कूल्ड है। ठीक है, तो यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाता है कि आप देख लीजिए कि बी पे फर्स्ट कौन दे रहा है। तो 2 ऑप्शंस दे रहे हैं, तो हमें एक और पता होना भी जरूरी है। चलिए एक और पता होना जरूरी है, तो हमें पता है कि पोर्टजोल जो है वो कूल टेम्परेट है। तो यहीं से पता चल जाता है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन एलिमिनेशन से ही पता चल जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Select the correct answer using the codes given below. The atmospheric air is never completely dry. जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है क्या वो कंप्लीटली ड्राई नहीं होती है? नेवर कंप्लीटली ड्राई बिल्कुल सही है, कंप्लीटली ड्राई नहीं होती है, पता है हमें। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में देखा है हमने। वाटर वेपर कैन ऑक्यूपाई एज मच एज % ऑफ द एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम, ये बात भी हमने हमारी ऑफलाइन क्लासेस में देखी थी। ठीक है, क्या ये सही है? तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर इज ऑलवेज इनविजिबल, गलत, बिल्कुल गलत है। सो करेक्ट आंसर इज 1 एंड 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97। द वर्क ऑफ विंड, यहाँ पे असर्शन और रीजन है। द वर्क ऑफ विंड एज एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन इज नॉट एज वाइड स्प्रेड एज दैट ऑफ वाटर। ठीक है, ग्रेडेशन के एजेंट के रूप में हवा का काम पानी जितना व्यापक नहीं है। अब इसका रीजन देखते हैं। ये दुनिया के केवल रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्रभावी है जहां वर्षा कम होती है और मिट्टी के कण ढीले होते हैं। इट इज इफेक्टिव ओनली इन द डेजर्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर रेनफॉल इज स्कैंटी एंड सॉइल्स पार्टिकल्स आर लूज। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इफेक्टिव ओनली द डेजर्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर रेनफॉल इज स्कैंटली। इस बात से क्लियर हो रहा है कि ये इसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी असर्शन है। हरिकेन कैन नॉट डेवलप इन द विसिनिटी ऑफ इक्वेटर। भूमध्य रेखा के आसपास तूफान विकसित नहीं हो सकता। कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम ओवर द इक्वेटर। ठीक है, अभी एक हरिकेन बहुत ज्यादा फेमस है। अभी आप लोगों को पता होगा इंडिया जो है वो कैरेबियन आइलैंड्स में फंस गई है, इंडियन क्रिकेट टीम, तो वो किसी हरिकेन के कारण ही फंसी है। तो आप उस हरिकेन का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली बात है हरिकेन से रिलेटेड, हरिकेन कैन नॉट डेवलप इन द विसिनिटी ऑफ इक्वेटर। हरिकेन इस वाले रीजन में डेवलप नहीं होते हैं, ये हमने हमारी क्लासेस में भी देखा है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम ओवर द इक्वेटर, बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर अगर हमारा रीजन गलत हो जाए तो आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर रीजन गलत है तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। वी आर इन नर्वस 90s राइट नाउ। ठीक है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2।
ठीक है, सिलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर कौन सा है? कोल्ड सब्लिमेशन, द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड यूज्ड टू गिव द मोशन नीडेड द एस्केप द सरफेस, जमना, ऊर्जा, अवशोषित ऊर्जा का उपयोग सतह से बचने के लिए आवश्यक गति देने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए सब्लिमेशन में आपको बता दूं, अब्सॉर्ब 680 कैलोरी पर ग्राम टू चेंज द स्टेट। किसी भी चीज को सब्लिमेशन करना है तो एब्सॉर्ब उसको 680 कैलोरी पर ग्राम टू चेंज द स्टेट, स्टेट चेंज करने के लिए इतने डिग्री की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसी से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है कि पहले का चौथा मतलब आंसर हमारा जो है वो क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 होने वाला है हमारा, सेंचुरी होने वाली है। चलिए, मैच द फॉलोइंग: ब्लॉक माउंटेन्स, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है, फ्लोरिलिक माउंटेन्स। ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ब्लॉक माउंटेन कौन सा है। तो ब्लैक फॉरेस्ट बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, जर्मनी में जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ब्लैक फॉरेस्ट जो है फोल्ड माउंटेन। ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो है वो कौन सा है? अपलेशियन। अपलेशियन कहां पड़ता है? ये यूएसए में पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन कौन सा है? रॉकी। ये कहां पड़ता है? ये भी यूएसए में पड़ता है। वॉल्केनिक माउंटेन हाईलैंड्स, वॉल्केनिक माउंटेन हाईलैंड्स कौन सा है? वॉल्केनो। तो आपको पता ही है कि विसुवियस, विसुवियस क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन। अब आप मुझे बताइएगा कि विसुवियस एक्टिव वॉल्केनो है, डेड वॉल्केनो है या डोरमेंट वॉल्केनो? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो हमें यहीं से आंसर मिल गया। उसके बाद में रेलिक्ट माउंटेन हमारा कौन सा है? स्कॉटिश है। ठीक है, तो हमारा 3-1 मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से हमने हमारे 100 क्वेश्चंस जो है वो आज कंप्लीट करे हैं इसी सीरीज में। आई होप सो ये क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आए होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।